Hello students, this is the third part of unit number 7, that is the p block elements. Now in the previous lecture we discussed about the physical properties. Now let's move on to the chemical part. Okay, so chemical properties, oxidation state and trends in chemical reactivity. The very first point is that the common oxidation states that the group 15 elements show. Okay, we're discussing about group 15, that is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Okay, so for the group 15 elements the common oxidation states are -3, +3 and +5. Now as we know, the general configuration for group 15 is NS2 NP3, राइट. अब क्योंकि NP3 है, सो इट इज़ पॉसिबल कि लाइक व्हाट वी हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस कि अगर आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट अचीव करने के लिए हमें 3 और चाहिए, राइट. तो या तो वो 3 और इलेक्ट्रॉन लेगा या तो वो पूरे के पूरे 5 दे देगा, राइट. तो यहाँ पे या तो हो सकता है -3, मतलब इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, या तो हो सकता है +5, मतलब 5 के 5 इलेक्ट्रॉन पूरे दे दे, या फिर हो सकता है +3. +3 कैसे? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पी के जब ये शेयर हो जाएंगे तब जो कन्फिग्रेशन बचेगा दैट विल बी NS2, जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन है जस्ट लाइक नोबल गैसेस. सो दीज आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3, +3 and +5. Clear? The second point is that the tendency to exhibit -3 oxidation state, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो टेंडेंसी है वो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं वो टेंडेंसी क्या होती है, कम होती जाती है, डिक्रीजेस. ऐसा क्यों हो रहा है? हमें पता है कि हम ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, नए शेल्स ऐड हो रहे हैं, राइट. नए शेल्स ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से साइज़ बढ़ रहा है. साइज़ बढ़ रहा है तो जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्शन होगा उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो अट्रैक्शन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होगा और वो एलिमेंट्स जो एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ज़्यादा इजीली उन्हें तो हम मेटल्स कहते हैं, राइट. सो गोइंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसकी टेंडेंसी कम होती जाती है. ओके, बिकॉज वहाँ पे तो वो लूज़ कर रहा है तो गेन का तो ऑप्शन ही नहीं आता. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट इज़ बिस्मथ. वो हार्डली कोई एक कंपाउंड दिखाता है विथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑब्वियस है बिकॉज बिस्मथ जो है दैट इज़ अ मेटल. गोइंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये दोनों नॉन मेटल्स है. आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये हो गए मेटलॉइड्स. और मेटल्स कौन सा है, दैट इज़ बिस्मथ, राइट. तो बिस्मथ तो मेटल है तो वो कहाँ से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, राइट. वो तो लूज़ करेगा, गेन का कहाँ से ऑप्शन आ सकता है. द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेज. दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट. मतलब गोइंग डाउन द ग्रुप हमने जैसा पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट में, हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता जाएगा, लोअर होता जाएगा. सो लोअर डाउन द ग्रुप +5 से ज़्यादा स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +3. Okay, that is due to the inert pair effect. Next, the only well characterized bismuth 5 compound is BiF5. इकलौता जो वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड है बिस्मथ का विथ +5 दैट इज BiF5, दैट इज बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड. Okay, next is the nitrogen, that is it exhibits +1, +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. और जब फॉस्फोरस है दैट शोज +1, +4 ऑक्सीडेशन स्टेज इन सम ऑक्सो एसिड्स. ये ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल है जिनमें ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और एक अपना सेंट्रल एलिमेंट होता है, सेंट्रल एटम. जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, एक बहुत ही अच्छा पुराना एसिड हमारा that is this is what phosphoric acid. यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और एक सेंट्रल एलिमेंट हमारा जो है वो, ठीक है. सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ऑक्सो एसिड्स. सो फॉस्फोरस क्या करता है, वो +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है कुछ ऑक्सो एसिड्स में. नेक्स्ट कम्स द डिसप्रपोर्शनेशन. ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन सबसे पहले तो इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए.
अगर वी आर हैविंग समथिंग लाइक, अगर कोई भी हमारे पास कोई खाने की चीज़ है एग्जाम्पल, ठीक है, अब दो लोगों में अगर उसे डिवाइड करना है तो इक्वली अगर हम हाफ कर दें तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर वही एक चीज़ को मैं कुछ परसेंट एक इंसान को दूँ और बाकी ज़्यादा वाला पार्ट दूसरे इंसान को दूँ, मतलब कम ज़्यादा तरीके से, एक को कम मिला एक को ज़्यादा मिला, तो ये जो डिविजन हुआ दैट इज़ नॉट इक्वल, राइट। इसे हम डिसप्रपोर्शनेट कहते हैं कि किसी का ज़्यादा किसी का कम विद कंपैरिजन, ठीक है। सो नाइट्रोजन जो है उसके जो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जो है फ्रॉम +1 to +4, ये किसी एसिड सोल्यूशन में डिसप्रपोर्शनेट करते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ। जैसे दिस इज़ द इक्वेशन दैट इज़ गिवन। यहाँ पे हो क्या रहा है, नाइट्रस एसिड, ये क्या है, दिस इज़ द नाइट्रस एसिड, दिस इज़ HNO3 दैट इज़ नाइट्रिक एसिड विथ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जो नाइट्रस एसिड है इन एसिड सोल्यूशन, ये क्या देगा, HNO3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो नाइट्रस एसिड है इसमें जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इट वुड बी +3, ओके। मैं नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रही हूँ बिकॉज वी आर डिस्कसिंग नाइट्रोजन। यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट वुड बी +5, ओके। और इस तरफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट वुड बी +2। तो इस तरीके से वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस जो होते हैं वहाँ पे कोई एक ही कंपाउंड होगा। जैसे यहाँ पे जो हमारा नाइट्रस एसिड है ये एक ही कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है जिसका रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब ये जो +3 टू, जस्ट अ मिनट लेट मी राइट इट हियर, +3 से जो +5 जा रहा है और +3 से जो +2 जा रहा है, यहाँ पे एक ही कंपाउंड से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है। अब +3 था मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे, उससे +5 हो गया मतलब उसको 2 और देने पड़ गए, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये जो स्टेट था ये हुआ ऑक्सीडेशन का। एंड यहाँ पे पहले उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए थे लेकिन यहाँ पे 2 आ गए, मतलब उसने एक गेन किया। पहले 3 दिए थे उसमें से एक वापस गेन कर लिया तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रीवियस लेक्चर, सॉरी इन द प्रीवियस यूनिट। सो दिस इज अबाउट द डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है यहाँ पे हमने देखा इसका ऑक्सीडेशन था +3, दिस वॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट +5 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड में रहेगा +2। तो इस तरीके से एक ही कंपाउंड डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है, कहीं पे +5 मिल रहा है और कहीं पे +2 मिल रहा है, ओके। अब फॉस्फोरस की बात करते हैं। तो फॉस्फोरस के जो सारे इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं दे डिसप्रोपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3। अब ये एसिड और बेसिक दोनों सॉल्यूशंस में दिखाते हैं ऐसा, जबकि नाइट्रोजन जो था दैट वाज शोइंग इन एसिड सॉल्यूशन, क्लियर। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये क्या करते हैं, दे बिकम इंक्रीजिंगली स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्शनेशन। जब आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात आती है तो इसमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है जब हम डिसप्रोपोर्शनेशन में डिस्कशन करते हैं इसका। नेक्स्ट, नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, क्यों ऐसा, बिकॉज 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ही अवेलेबल है उसके पास। अब 4 कोवेलेंसी दिखा रहा है, इससे ज़्यादा तो तभी दिखाएगा जब उसके पास घर होगा। जब हमारे पास घर होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन आएगा और उसमें अच्छे से रह पाएगा। अब जब घर ही नहीं है नाइट्रोजन के पास, देयर इज़ नो डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं नाइट्रोजन के पास। अब घर ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घर बसाएगा, ओके। सो नाइट्रोजन जो है इट शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, क्यों, बिकॉज द डी ऑर्बिटल्स दे आर नॉट अवेलेबल और उसके पास सिर्फ एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ही अवेलेबल होते हैं, इसके लिए इट शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। अब जो हैवियर मेटल्स है, हैवियर एलिमेंट्स जो है इस ग्रुप के, दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब इनके पास घर तो है तो येस इट इज़ पॉसिबल कि वो ज़्यादा कोवेलेंसी दिखा सकें। सो हैवियर एलिमेंट्स दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन द आउटरमोस्ट शेल विच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, मतलब कोवेलेंसी दिखा सकते हैं वो। जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे PF6, ओके। ऑन द एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्योंकि अपने ग्रुप का पहला मेंबर है
तो वो बाकी सारे एलिमेंट्स से, मतलब उसके ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग दिखाता है। तो नाइट्रोजन हटके क्यों है अपने बाकी मेंबर्स से, वो देखते हैं। नाइट्रोजन इट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। मतलब नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है पहले तो, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। इन रीजंस के कारण नाइट्रोजन जो है वो बाकी ग्रुप के मेंबर्स से थोड़ा हटके रहता है। ठीक है, स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब नाइट्रोजन जो है इट फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एग्जाम्पल कार्बन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है खुद के साथ और बाकी ऐसे एलिमेंट्स जिनका साइज छोटा हो और जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई हो, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड मीन्स यहाँ पे एज यू कैन सी एक हमारे पास पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे दूसरा। ठीक है, अब सपोज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे, जब ये दोनों बॉन्डिंग दिखाएंगे, तो ये जो ओवरलैप होगा इससे हमें मिलेगा पी पाई बॉन्ड। ओके, एंड उसी तरह डी पाई पी पाई बॉन्ड भी होता है ओवर हियर, जहाँ पे हम एक डी ऑर्बिटल लेते हैं, ये डी ऑर्बिटल, ये पी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे ये दोनों का जब ओवरलैपिंग होगा तो दैट वुड रिजल्ट इन पी पाई डी पाई बॉन्ड। एंड अगर हम ये देखें कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो दैट वुड बी पी पाई बॉन्ड। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द हेवियर मेटल्स। जो हेवियर मेटल्स है इस ग्रुप के, वो पी पाई बॉन्ड नहीं दिखाते। क्यों? बिकॉज उनके जो ऑर्बिटल्स है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और बहुत डिफ्यूज्ड होते हैं, लार्ज एंड डिफ्यूज्ड। ये दो रीजंस के कारण क्या होता है, वो अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते। अगर ओवरलैप नहीं हो पाएगा तो पी पाई बॉन्ड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। ओके, सो हेवी एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड. Next is the nitrogen. It exists as a diatomic molecule with a triple bond between the two atoms. Consequently, its bond enthalpy is very high. नाइट्रोजन जो है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, अब क्योंकि इस N2 के अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, राइट. तो इन रीजंस के कारण क्या होता है, 3 बॉन्ड हो जा रहे हैं उसके अंदर. अब इन रीजंस की वजह से जो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई. इट्स अबाउट 941.4 किलो जूल पर मोल. ठीक है, अब इतनी ज़्यादा एनर्जी है बॉन्ड की, मतलब उसको तोड़ना आसान तो नहीं है. ओके, सो उसका बॉन्ड टूटेगा नहीं आसानी से, मतलब उसका बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है. इसलिए ये जो N2 होता है ये यूजुअली इनर्ट रहता है, मतलब ये अनरिएक्टिव होता है. ठीक है, सो N2 इट फॉर्म्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई, मतलब उसकी वजह से हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है. इसलिए जो नाइट्रोजन है डायटॉमिक मॉलिक्यूल वो इनर्ट बिहेव करता है, अनरिएक्टिव बिहेव करता है. अब फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गए, ये सारे क्या दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी. जबकि बिस्मथ जो है वो मेटालिक बॉन्ड दिखाएगा, ऑब्वियस, बिकॉज बिस्मथ क्या है, मेटल है. ओके, तो यहाँ पे ये जो 3 एलिमेंट्स है ये तीनों सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं. अब अगर हम नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है और फॉस्फोरस का जो सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों को कंपेयर करें कि किसका बॉन्ड ज़्यादा वीक है, किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में क्या होता है, जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो ज़्यादा वीकर होता है. ठीक है, ज़्यादा वीक होता है, ज़्यादा कमज़ोर होता है. बिकॉज it's weaker because of high inter-electronic repulsion of the non-bonding electrons owing to the small bond length. इसकी bond length जो होती है वो बहुत small होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन. ओके, सो ड्यू टू दैट रीज़न इसका जो बॉन्ड होगा दैट वुड बी वीकर एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड. Next, nitrogen cannot form D pi P pi bond. ठीक है, as the heavier metals can.
इस ग्रुप के जो बाकी हेवियर एलिमेंट्स है वो दिखा सकते हैं डी पाई बी पाई, बट नाइट्रोजन नहीं बताएगा, ठीक है। एंड द हेवियर एलिमेंट्स कैन शो कंपाउंड्स लाइक दिस, जिसमें आर इज़ द अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट इज़ द फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, ये दोनों जो है दे कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड ऑल्सो विथ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स मतलब हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, विद देयर कंपाउंड्स लाइक दीज टू एग्जाम्पल्स गिवन। और ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं दे एक्ट एज लिगेंड्स। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जब ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं वो देखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 form hydrides of the type EH3 where E is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony और bismuth, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राई हाइड्राइड, ओके। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज फ्रॉम NH3 to BiH3। अब ये चीज़ कैसे पता चलती है? फ्रॉम द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एज यू कैन सी यहाँ पे पहले की बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? 389, देन 322, उसके बाद और कम 297 और कम 255। तो धीरे धीरे वैल्यूज़ कम हो रही है। वैल्यूज़ कम हो रही है इसका मतलब क्या? जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो और वीक हो रहा है, मतलब बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है, मतलब वो अनस्टेबल हो रहा है। सो स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो रही है, जैसे जैसे हम नाइट्रोजन हाइड्राइड से बिस्मथ हाइड्राइड की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये चीज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड, इट इंक्रीजेज। जैसे हम आगे बढ़ते हैं जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो बढ़ता है। तो नाइट्रोजन से जब हम बिस्मथ की तरफ जाएंगे इस तरफ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? बिस्मथ का ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का कम होगा। अब ये जो चीज़ है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? हाइड्राइड की स्टेबिलिटी पे। जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा हाइड्राइड, मतलब ये है अनस्टेबिलिटी किसकी? हाइड्राइड की। जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। तो जितना ज़्यादा हाइड्राइड अनस्टेबल है उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। सो गोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या देखने को मिलता है कि जो नाइट्रोजन है उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बहुत माइल्ड है और जो बिस्मथ है उसका काफ़ी अच्छा है। सो अमोनिया इज़ अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट whereas bismuth is the strongest reducing agent amongst all the hydrides, okay. Then comes the basicity. Basicity also decreases in the order of NH3 is greater than phosphorus, greater than arsenic, greater than antimony, which is even greater than bismuth. अब जब बेसिसिटी की बात आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब कोई भी चीज़ बेसिक हम कब कहते हैं उसे? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, राइट। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? नाइट्रोजन का पहले तो साइज़ छोटा है, ठीक है। अब इसका साइज़ छोटा है तो जो इसके पास लोन पेयर है वो क्या है? छोटे रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके। क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड है एक स्मॉल रीजन में क्योंकि साइज़ छोटा है। अब वो स्मॉल रीजन पे कंसंट्रेटेड है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम देखते हैं वो भी ज़्यादा लगती है क्योंकि स्मॉल रीजन पे बात हो रही है। छोटे एरिया में अगर लोन पेयर है तो वो ज़्यादा एक जगह होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे हम दूसरे एलिमेंट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स दी बिस्मथ हो गया या एंटीमनी हो गया, इनकी तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है? इनका साइज़ तो बड़ा है। अगर मैं बिस्मथ की बात करूँ तो बिस्मथ तो सबसे लास्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो बिस्मथ का साइज़ तो बड़ा होगा। अब क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो रीजन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे डेंजर नहीं दिखती हमें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। अब क्योंकि वो डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो रही है, सो वी कैन से कि उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है दैट बेसिक स्ट्रेंथ इज़ डिक्रीजिंग। सो नाइट्रोजन में ज़्यादा रहेगी और बिस्मथ में कम रहेगी। नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जब हम मूव करेंगे बेसिसिटी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। क्यों कर रही है? साइज़ छोटा है नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोन पेयर जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है क्योंकि स्मॉल रीजन है, छोटी जगह है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है तो उसकी डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। बट बड़े साइज़ के एलिमेंट्स में वो चीज़ नहीं हो पा रही। नेक्स्ट इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं? वो दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक होता है ट्राई ऑक्साइड और एक होता है पेंटॉक्साइड, ओके। 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, एक रहा ट्राई ऑक्साइड और दूसरा है पेंटॉक्साइड। अब वो ऑक्साइड जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है,
वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू द लोअर वन. जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, वो क्या होगा, एसिडिक होगा. ओके, ऑक्साइड के केस में. अब एसिडिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, एसिडिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग. देन ऑक्साइड जो है, ट्राई ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक. अब क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है, मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसका तो सबसे कम होगा एसिडिक कैरेक्टर. तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं दे आर प्योरली एसिडिक. बाकी के जो दो है, आर्सेनिक, एंटीमनी, दे आर एम्फोटेरिक. एंड द लास्ट दैट इज बिस्मथ, इट इज प्रीडोमिनेंटली बेसिक. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस. हैलोजेंस के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, हैलोजेंस के साथ वी गेट टू सीरीज ऑफ हलाइड दैट इज ट्राई हलाइड एंड पेंटाहलाइड. ओके, दो हलाइड मिलते हैं, ट्राई हलाइड एंड पेंटाहलाइड. Now, no pentahalide for nitrogen due to non-availability of d orbitals in its shell. मतलब नाइट्रोजन के केस में हमें कोई भी पेंटाहलाइड नहीं मिलता. वाई? बिकॉज इस बेचारे के पास तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है, राइट? डी ऑर्बिटल नहीं है तो मैक्सिमम कोवलेंसी 4 पे ही रुक जाती है इसकी. सो पेंटाहलाइड का तो ऑप्शन ही नहीं आता. नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट पेंटाहलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राईहलाइड्स. अब पेंटाहलाइड के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5, right? Like for example we have pentahalide and trihalide. ठीक है. नाउ इस केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और इस केस में क्या होगा, +3. तो जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा. सो वो क्या होगा, ज़्यादा कोवलेंट होगा, है कि नहीं? सो जिसका ज़्यादा, लेट मी क्लियर दिस, जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ज़्यादा पोलराइजिंग पावर. ठीक है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, सो वो कोवलेंट बिहेव करेगा. ओके, सो पेंटाहलाइड्स दे आर मोर कोवलेंट देन ट्राईहलाइड्स. Next point is the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. NF3 is known to be stable. अब जब हम नाइट्रोजन ट्राईहलाइड्स की बात करते हैं, चाहे वो क्लोरीन के साथ हो या ब्रोमीन के साथ हो या आयोडीन के साथ हो, तो इनके साथ जब वो ट्राईहलाइड बनाया था तो दोज ट्राईहलाइड्स आर नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होते. लेकिन जब हम NF3 की बात करें, जब नाइट्रोजन का हम फ्लोरीन के साथ ट्राईहलाइड बना के देखें तो वो स्टेबल होता है. अब ऐसा क्यों? अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, ठीक है. अब इस बेचारे का साइज़ तो छोटा है. अब इसके सामने अगर हम क्लोरीन ले एज हैलोजन तो क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, ब्रोमीन ले तो ब्रोमीन का साइज़ तो और भी बड़ा है, आयोडीन ले तो आयोडीन तो शायद मैं स्क्रीन पे ड्रॉ भी ना कर पाऊँ. सो ड्यू टू दैट साइज़ डिफरेंस क्या होता है, नाइट्रोजन हो गया, अगर वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन छोटा है, क्लोरीन ज़्यादा बड़ा है, तो क्या हो रहा है, साइज़ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे. अगर ब्रोमीन लूँ तो ब्रोमीन के साथ भी साइज़ डिफरेंस ज़्यादा आएगा, आयोडीन के साथ भी ज़्यादा आएगा, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है. ठीक है, इट इज़ अनस्टेबल. लेकिन अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों फर्स्ट एलिमेंट्स है अपने ग्रुप के, सो दोनों का साइज़ क्या होगा, क्वाइट सिमिलर, राइट. साइज़ डिफरेंस इन दोनों के केस में कम आएगा, तो क्योंकि साइज़ डिफरेंस कम है दे आर मोर स्टेबल, और इसके लिए ट्राईहलाइड्स में सिर्फ हमें NF3 ही एज स्टेबल मिलता है. नेक्स्ट इज दी ट्राईहलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर. BiF3 के अलावा जो बाकी ट्राईहलाइड्स है दे आर कोवलेंट इन नेचर. अब ऐसा क्यों हो रहा है, कोवलेंट नेचर के लिए लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग इन क्लास 11th, फजांस रूल पढ़ा था हमने. इससे क्या पता चलता है कि जो कटायन है हमारे पास, जैसे सिंपली हम कैसे याद रख सकते हैं, कटायन अगर छोटा है और अनायन अगर बड़ा है तो इस केस में क्या होता है, जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा मिलता है. ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर इज़ मोर इन दिस केस. कब? जब कटायन छोटा, अनायन बड़ा. लेकिन अगर हमारे पास है कटायन बिग, cation is bigger, that is in this case BiF3, bismuth is the last element of this group. Okay, so obviously उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा. So bismuth का जो cation है that is going to be large, और उसके सामने जो anion है that is of fluorine. Fluorine just now we discussed, fluorine का साइज़ छोटा है. अब fluorine का साइज़ छोटा है तो cation is bigger and anion is smaller.
तो इस केस में क्या होगा, जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा मिलेगा हमें। क्लियर? अब इसे सिंपली याद रखने के लिए यू कैन रिमेंबर इट एज, आप कुछ भी बना सकते हो अपने मन से, बट ABC, दैट इज़ व्हाट, अनायन इज बिगर। ओके, अब अनायन बिग है तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर। अनायन बिगर है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि कटायन जो होगा वो स्मॉलर होगा। सो अनायन बिगर, सो दैट इज कोवलेंट। अगर अनायन छोटा है, कटायन बड़ा है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, आयनिक कैरेक्टर। इसके लिए जो BiF3 होता है वो आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, बट जो बाकी ट्राई हैलाइड्स होंगे वो कोवलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स। मेटल्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स के साथ दीज एलिमेंट्स दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स, दे एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट, -3। और कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, कैल्शियम नाइट्राइड हो गया, कैल्शियम फॉस्फाइड हो गया, सोडियम आर्सेनाइड हो गया, जिंक एंटीमोनाइड हो गया, या फिर मैग्नीशियम बिस्मुथाइड हो गया। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं विथ मेटल्स, एंड उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -3।